जय हिंद। आज का टॉपिक है पुत्र एवं बहू का संपत्ति पर अधिकार। ठीक है फ्रेंड, तो पहले बता दें कि प्रॉपर्टी या संपत्ति बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहला टेंजिबल यानी स्पर्शीय और दूसरा इनटेंजिबल यानी अस्पर्शीय। इनटेंजिबल मतलब जैसे कि गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट राइट एक्सेट्रा। ठीक है, अब आते हैं स्पर्शीय यानी टेंजिबल प्रॉपर्टी। दो प्रकार की होती है, मूवेबल एंड इमूवेबल, चल और अचल संपत्ति। और चल और अचल संपत्ति दो प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो यानी पैतृक संपत्ति जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे ट्रांसफर या हस्तांतरित होती है। दूसरा सेल्फ एक्वायर्ड यानी स्व अर्जित प्रॉपर्टी, जो कि कोई भी व्यक्ति चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उसने अपने कौशल से, अपने योग्यता से, अपनी मेहनत से संपत्ति को प्राप्त करते हैं। उसे हम कहते हैं कि वो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड यानी स्व अर्जित प्रॉपर्टी होती है। ठीक है फ्रेंड, अब हम आते हैं प्रॉपर्टी के बंटवारे पे। तो फ्रेंड, बेटी के हक के बारे में पहले बात करते हैं। बेटियों के बारे में बताते हैं आपको कि सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पहले बेटियों को अधिकार नहीं दिया गया था। ठीक है, लेकिन 2005 के अमेंडमेंट के बाद से एक नया नियम हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में आया, वो ये कि पुत्रियों को संपत्ति पर बराबर का हक मिलेगा, ठीक उसी प्रकार जैसे पुत्रों को मिलता आया। ठीक है फ्रेंड, और इस तरह से कोई भी पुत्री अब आज के डेट में 2005 के बाद से अपने पिता पर, चाहे वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, वो अपने पिता पर उसी प्रकार से हक रखती हैं उनकी संपत्ति पर जैसे कि उन व्यक्ति के पुत्र रखते हैं। यानी कि पुत्र और पुत्री में कोई विभेद संपत्ति के बंटवारे में आज के डेट में नहीं रह गया है, और आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की पूरी एप्लीकेबिलिटी अब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पर लागू हो गया है। ठीक है फ्रेंड, आगे बता दें कि पुत्री को अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मामले में, जहां पर एक महिला ने अपने चचेरे भाइयों पर मुकदमा कर दिया था क्योंकि उनके पास हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली यानी कि हिंदू संयुक्त परिवार का कर्ता का सवाल उठ गया था, क्योंकि जो महिला थी वो परिवार में सबसे बड़ी थी और चचेरे भाई जो हैं वो छोटे थे। हुआ क्या कि पुत्री यानी जो महिला जिसने मुकदमा दाखिल किया था, उनके पिता और उनके दो चाचा की डेथ हो चुकी थी, और जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में उसमें छोटे चचेरे भाई थे और ये महिला थी। तो अब सवाल था कि कर्ता कौन होगा, क्योंकि 2005 के अमेंडमेंट से पहले तक जो भी एचयूएफ का जो कर्ता होता था अधिकतर वो पुरुष ही हुआ करते थे, क्योंकि ये नियम था। लेकिन 2005 के अमेंडमेंट के बाद से ये नियम आया कि एचयूएफ का कर्ता कोई महिला भी हो सकती है, और दिल्ली हाई कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि अगर एचयूएफ में यानी कि हिंदू संयुक्त परिवार में कोई बड़ी बेटी है तो उस एचयूएफ का जो कर्ता या मुखिया जो होगी वो बड़ी बेटी ही होगी। कोई पुरुष अगर छोटा है तो बड़ी बेटी के होते हुए वो कर्ता नहीं हो सकता है। यानी कि बड़ी बेटी अब एचयूएफ में कर्ता या मुखिया के रूप में कार्यरत कर सकती है, और कर्ता के रहते हुए वो सारे लायबिलिटीज और राइट्स उनके पास आ जाएगा। यानी एचयूएफ के जो राइट होते हैं या ऑब्लिगेशन होते हैं टुवर्ड्स द फैमिली, टुवर्ड्स द एचयूएफ प्रॉपर्टी और टुवर्ड द सोसाइटी, यानी कि परिवार, संपत्ति और समाज के प्रति जो भी दायित्व होगा एक महिला कर्ता के रूप में वैसे ही निर्वहन करेंगी जैसे कि एक पुरुष एचयूएफ में करते आए हैं। ठीक है, अब हम आते हैं बहू के अधिकार के बारे में। ठीक, इससे पहले एक और बता दें आपको कि पुत्री चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, उनको अपने पिता पर
उनकी पिता की संपत्ति पर, चाहे वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, वो दोनों ही प्रकार के प्रॉपर्टी पर समान अधिकार रखती हैं। ठीक उसी तरह जैसे एक पुत्र अपने पिता पर उनकी संपत्ति पर अधिकार रखती है। ठीक है फ्रेंड, अब आते हैं बहू के संपत्ति पर अधिकार। तो फ्रेंड, सेक्शन 18 और 19 ऑफ द हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई पत्नी है या विडो डॉटर इन लॉ है, ठीक है, तो उस पे अगर सास ससुर या ससुर जी के पास कोई पैतृक संपत्ति है, तो और कोई ऐसा घर है जहां पर संयुक्त रूप से सास ससुर और विडो डॉटर इन लॉ पुत्र वधू रह रही है, तो उन सभी का बराबर का हक होगा। ठीक है फ्रेंड, यानी कि पुत्र वधू का भी अधिकार अपने सास ससुर यानी ससुराल की संपत्ति पर पूर्णतः अधिकार होगा, खासकर तब जब उनके पति न हो या उनका स्वर्गवास हो गया हो, तो अपने सास ससुर से खासकर जो पैतृक संपत्ति है या आपका साझे में कोई घर निवास कर रही है, तो उनका पूरा अधिकार होगा उस घर में रहने का और उस संपत्ति पर अधिकार जताने का भी। ठीक है, जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, और ये ससुर के दायित्व होगा कि अपने पुत्र वधू का पूरा उसी तरह ख्याल रखे जैसा कि वो पुत्र का रखते आए थे। फ्रेंड, एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया जहां पर सास ससुर और बहू के विवाद हुआ, जिसमें सास ससुर ने ये डिफेंड किया ऐसे संपत्ति में एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे जहां पर साझा रहन सहन हो रहा था, वहां पर इन्होंने सास ससुर ने मुकदमा दाखिल किया कि उनके पास जो है इंडियन सीनियर सिटीजनशिप एक्ट 2007 के अंतर्गत हमें अपने घर पे शांतिपूर्वक रहने का अधिकार है और वो अपने पुत्र वधू को अपने साथ नहीं रखना चाहते। तो एपेक्स कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि नहीं, जो इंडियन सिटीजन एक्ट 2007 है वो इसलिए बनाया गया है कि किसी भी वृद्ध व्यक्ति को, जो बुजुर्ग माता पिता है, उनको बेसहारा या बेदखल न किया जाए। लेकिन इसलिए ये एक्ट नहीं बनाया गया है कि किसी और के अधिकार का वो हनन कर सके। उनके पुत्र वधू हैं, पुत्र का देहांत हो चुका है, तो ऐसे में उस पुत्र वधू को हम बेदखल नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने सास ससुर ने ये डिफेंड लिया कि उनके पास इंडियन सीनियर सिटीजनशिप एक्ट 2007 का राइट है, जहां पर वो बेदखल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया। ठीक है फ्रेंड, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर सास ससुर के पास कोई पैतृक संपत्ति है, साझा संपत्ति है, तो उसमें पुत्र वधू का पूरा अधिकार होगा। ठीक है, हाँ। अब आते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे। अगर स्व अर्जित प्रॉपर्टी है और सास ससुर ने अपनी मेहनत से, अपने कौशल से किसी संपत्ति को प्राप्त किया है, तो उस संपत्ति पर पुत्र वधू का अधिकार नहीं होगा जब तक कि वो सास ससुर स्वतः पहले उस संपत्ति को अपने पुत्र को दे दे और वो पुत्र अपने पत्नी को दे दे। तो अगर पुत्र को प्राप्त हुआ है सास ससुर से वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, उसके बाद पत्नी को ट्रांसफर कर दिया गया है और पति का डेथ हो गया है, तो डेथ नहीं भी हुआ है, याद रखिएगा, उनके पति का डेथ हुआ है या नहीं हुआ है, स्वअर्जित प्रॉपर्टी अगर की हकदार या उनके पास पुत्र वधू के पास आ गया है, तो वो संपत्ति पर अधिकार पुत्र वधू का बना रहेगा और वो लीगली राइट के अंतर्गत उस संपत्ति को प्राप्त कर सकती हैं, चाहे पति जीवित हो या नहीं जीवित हो। ठीक है फ्रेंड, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उस पर पुत्र और पुत्री अपने पिता पर जैसे चाहे अधिकार कर सकते हैं, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है क्योंकि उनका पूरा राइट है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने अपने कौशल से, अपने मेहनत से कोई संपत्ति प्राप्त की हुई है, जिसे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं, चाहे वो पिता हो या ससुर हो, तो पिता पर जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है वो सिर्फ पुत्री ही दावा कर सकती है, पुत्र दावा कर सकती है। लेकिन अगर वो पिता स्वेच्छा से किसी और को दान कर दे अपने स्वअर्जित प्रॉपर्टी को, तो न तो पिता, न तो पुत्री, न ही पुत्र उस संपत्ति पर अधिकार कर सकते हैं। ठीक है, जब तक उस स्वेच्छा से नहीं देंगे तब तक जो है पुत्र या पुत्री अपने पिता पर उस संपत्ति पर अधिकार जता नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार अगर किसी ससुर ने अपनी मेहनत से या कौशल से कोई संपत्ति प्राप्त की हुई है और वो स्वतः
अपनी इच्छा से अगर पुत्र या पुत्रवधू को नहीं देते हैं तो पुत्र या पुत्रवधू दोनों ही ऐसा संपत्ति पर अपने ससुर के खिलाफ किसी प्रकार का मुकदमा नहीं कर सकते जब तक कि वो व्यक्ति जिसने स्व अर्जित की हुई है स्वेच्छा से उनको न दे। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से देख सकते हैं कि पुत्र या पुत्रवधू दोनों का संपत्तियों पर अधिकार है, चाहे वो स्वर्जित प्रॉपर्टी हो चाहे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो। ठीक है फ्रेंड, दैट्स इट। अगले वीडियो पे हम नए टॉपिक के साथ आपके साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।